अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आपने अक्सर मिलिट्री और सिविल लीडरशिप को फिफ्थ जनरेशन वार का जिक्र करते हुए ज़रूर सुना होगा। ये फिफ्थ जनरेशन वार क्या है, किस तरह से लड़ी जाती है, कौन किसके ख़िलाफ़ लड़ रहा है और कब से लड़ रहा है, इसका जिक्र आज हम इस वीडियो के अंदर ज़रूर करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट शबीउल असर और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। फ्रेंड्स, माजी में जंगें रवायती तरीक़ों से लड़ी जाती थीं और उसके अंदर बेपनाह अफवाज और जंगी साजो सामान इस्तेमाल होता था, जैसे टैंक्स, तोपखाने, फ़ाइटर जेट्स, बैरी जहाज़ वगैरह वगैरह। और उसका नुकसान तकरीबन दोनों तीनों या जितने भी ममालिक उस जंग के अंदर शामिल होते थे उनको उठाना पड़ता था। अगर अब भी देखा जाए तो अब बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और अगर न्यूक्लियर वार छिड़ जाती है तो उसका नुकसान यकीनन पूरे खिते तक पहुँच सकता है। तो अब ज़माना आ गया है मॉडर्न वारफेयर का। और मॉडर्न वारफेयर के अंदर जैसे आपने सुना भी होगा कि पहले हाइब्रिड वार थी और अब फिफ्थ जनरेशन वार है। ये फिफ्थ जनरेशन वार क्या है? फिफ्थ जनरेशन वार बेसिकली परसेप्शन, इंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ की टेक्निक के गिर्द घूमने वाली एक ऐसी जंगी टेक्निक है कि जिसके ज़रिए किसी मुल्क और ऑर्गेनाइजेशन या रियासत के ख़िलाफ़ इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है कि फ़ेक न्यूज़ को बना के फिर उनको पब्लिश करके और डिफरेंट फोरम्स पर उसको जो है वो प्रेजेंट करके उस मुल्क का इमेज ख़राब किया जाता है। EU डिसइंफोलैब, जो कि ब्रसल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी एक NGO है जिसका मकसद यूरोपियन यूनियन के अंदर मौजूद पार्लियामेंटेरियंस के ख़िलाफ़ किए जाने वाला प्रोपेगेंडा और उनके अगेंस्ट इस्तेमाल की जाने वाली फ़ेक न्यूज़ का जायज़ा लेना होता है। उन्होंने इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से एक एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट शाया की है, जिसके अंदर उन्होंने बेपनाह इंकशाफात किए हैं जिनको यकीनन सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इंडियन क्रॉनिकल्स रिपोर्ट के अंदर EU डिसइंफोलैब ने ये इंकशाफ किया कि तकरीबन 15 सालों से इंडियन फेक जो मीडिया आउटलेट्स हैं और एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीबन 116 ममालिक के अंदर 500 से 600 के तकरीबन करीब जो NGOs हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं और दीगर इस तरह की जो इदारे हैं उनको इस्तेमाल करके यूरोपियन यूनियन में और यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पहले जो है वो फ़ेक न्यूज़ जनरेट करना, फिर उस फेक जो न्यूज़ होती थी उनको आगे पब्लिश करना और उन पब्लिश न्यूज़ को फिर इन्होंने जो हायर किए हुए थे और एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ था इंटरनेशनल लेवल पर फेक मीडिया आउटलेट्स का, वहाँ पर इसको शाया करवाना। अब आप ख़ुद देखें कि यूरोपियन यूनियन, जिनका इंडिया के अंदर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना के बाद इंडिया एक ऐसी मुआशी मंडी है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ और इवन USA जो हैं उनकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहाँ पर वो एक्सपोर्ट करते हैं और उससे ज़र मुबादला कमाते हैं। तो वहाँ पर जो है उन ममालिक के अंदर इस तरह की जो फेक प्रोपेगेंडास थे उनको शाया करवाना, जैसे कश्मीर काज हो, जैसे बलूचिस्तान का इशू हो, दीगर सोशल इशूज़ हो या माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट कोई मामूली सा भी अगर इंसिडेंट हो जाता तो उसको बहुत ज़्यादा जो है हाइप क्रिएट करके उसको पब्लिश किया जाता, फिर उसको इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाके प्रेजेंट किया जाता ताकि पाकिस्तान का जो है उसको इमेज को ख़राब किया जाए। ये एक मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो चैनल है ANI, और यकीनन इसके बैक पर भी जो है वहाँ की सरकार और एजेंसी ज़रूर होंगी, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बगैर एक इतना मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाया नहीं जाया जा सकता था। आपने देखा होगा अक्सर कि यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल स्टंट अगर हो रहा होता है या कोई मजहबी नाखुशगवार वाक़या आ जाता है, कोई फ़िरक़ावारियत का एलिमेंट अगर होता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो एक हाइप क्रिएट की जाती है, उसको जो है वो एक्सपोज़ किया जाता है, फिर उसको कवरेज दी जाती है। उस कवरेज के लेकर फिर इंडिया में जिस तरह से मीडिया है उसका जो प्रेजेंटेशन का तरीक़ाकार है, तो उससे फिर एक इंटरनेशनल लेवल पर एक इमेज जाता है कि पाकिस्तान में शायद जो माइनॉरिटीज़ हैं वो सेफ़ नहीं है, या फिर कवारियत है, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानात हों, उन बयानात को तोड़ मोड़ कर दैन उनको प्रेजेंट करना, तो उसका नुकसान यकीनन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही कम है या तकरीबन ना होने के बराबर हैं।
अच्छा, इसके अलावा जो है अब माज़ी में जो है ये हमारे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, लेकिन हमारी जो सिविल हुकूमतें थी तकरीबन पिछले 10 से 12 सालों के अंदर, उन्होंने कोई खातिर ख़्वाह इसके अगेंस्ट जो है वो स्टेप्स नहीं लिए, या उन्हें इस चीज़ का इदराक नहीं था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इतना मुनज़्ज़म नेटवर्क काम कर रहा है, तो उन्होंने यकीनन इसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई खातिर ख़्वाह एक्शन नहीं लिया। और उसकी रीज़न फिर ये होती थी कि फ़ौज को फ्रंट एंड पर आना पड़ता था और फ्रंट एंड पर आकर दैन चीज़ों को टैकल करना पड़ता था, जो कि एक्चुअली जो काम था वो सिविल हुकूमत का ही होता था कि डिप्लोमेटिक तरीके से जाके इन चीज़ों को जो है वो बावर कराएं। अब जब ये रिपोर्ट शाया हुई है तो इसको जो है वो यकीनन इमरान ख़ान साहब जब से इस हुकूमत में आए हैं, उन्होंने जो है वो इस्लाम फ़ोबिया के बारे में जो एक परसेप्शन थी यूरोप की और मगरब वर्ल्ड की, उसको बहुत जो है उसका पॉजिटिव जो है वो इमेज वहाँ पर डेवलप करने दिया कि इस्लाम एक्चुअली क्या है और इस्लाम कितना पॉजिटिव जो मज़हब है और कितना पीसफुल है। आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर इमरान ख़ान ने इन बातों का जो है वो बड़ा खुलकर जिक्र किया है। इसी तरह से उन्होंने कश्मीर काज़ का ज़िक्र जो है वो बहुत बेहतर तरीके से किया, और अब इवन जो है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जो है वो कश्मीरियों की जो आवाज़ है वो बुलंद होती है। वहाँ की जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर्स हैं, या दीगर जो पार्टी के इंटरनेशनल लेवल की पार्टीज़ के अंदर लोग मौजूद होते हैं, तो वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि कश्मीर के अंदर जो है वो जुल्म और ज़्यादती हुई है। फिर वो उन्होंने अक्सर हिंदुत्व का आपने देखा होगा, जिक्र करते हुए सुना होगा कि उन्होंने इंडियंस इवन जो कौम है या इंडियन जो लोग हैं उन्हें ये बात का जो है वो रियलाइज़ करवाया कि ये जो पहले वाला हिंदुस्तान था, जो नेहरू का और गांधी का इंडिया था, ये वो वाला इंडिया नहीं है। ये इंडिया जो है वो फाशिस्ट मोदी का और जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, ये वो वाला इंडिया, यहाँ पर अक़लियतें महफूज नहीं है। आपने कश्मीर का तो इशू देखा ही होगा कि वहाँ पर किस तरीके से जो है वो वहाँ पर आर्टिकल्स की इम्प्लीमेंटेशन करके और वहाँ पर उनका जो एक मेन स्टेटस था, जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का, उसको ख़त्म किया गया। फिर फार्मर रिफॉर्म्स के ऊपर जो इन्होंने जिस तरह से रिफॉर्म्स करके बिल पास किए और वहाँ के फार्मर्स के जो बुनियादी हकूक़ थे उनको जिस तरीके से इन्होंने सबोताश किया, तो ये बेसिकली अब ये फाइट है। और इसके अगेंस्ट जो इमरान ख़ान और हमारा ISPR, आपने देखा होगा कि 27 फरवरी का जो इंसिडेंट था उसके अंदर ISPR का बड़ा बुनियादी रोल था। मतलब जिस तरह से एक पूरी मीडिया जो थी इंडिया की वो एक फ़ेक न्यूज़ और एक बहुत ही मिस इन्फॉर्म कर रही थी और पूरी दुनिया में एक और तरह की इमेज कर रही थी, तो ISPR ने जब आसिफ गफूर साहब थे तो उन्होंने पूरा उसको बड़ा बेहतरीन तरीके से टैकल किया और उन्हें यकीनन जो है वो उनका मुनासिब तरीके से जवाब देकर पूरी दुनिया को रियलाइज़ करवाया कि पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान का क्या स्टैंड है और इंडिया का क्या है। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि जिनका जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि हमें किन ख़तरात का सामना है और उन ख़तरात को जो है वो किस तरह से हम लोग जो है वो टैकल कर सकते हैं। यकीनन हमारी जो सिक्योरिटीज़ एजेंसीज़ हैं वो तो जाग ही रही होती हैं और वो इन चीज़ों को टैकल कर रही होती हैं, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग भी जो है वो समझदारी से काम लें और अपने इदारों और जो अपनी हुकूमत है उनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह के जुमले ना करें जो हमें अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।